हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू पेंडलम ईडीयू। पेंडलम ईडीयू पे आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स ऑफ 4 दिसंबर 2020। तो जल्दी से सेशन को ज्वाइन कर लीजिए और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करिए नोटिफिकेशन के लिए। और जो आरआरबी एनटीपीसी का मेगा मॉक है, ऑल इंडिया मेगा मॉक, वो लाइव हो चुका है, आप उसको जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं सेशन की और पहले हम प्रीवियस डे के जो न्यूज़ है उसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। तो एक ट्राइबल फेस्टिवल आदि महोत्सव, इसको यूनियन ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्टर अर्जुन मुंडा के द्वारा शुरू किया गया है। ये 10 दिन का ट्राइबल फेस्टिवल होगा और इसको ट्राइफेड जो है वो ऑर्गेनाइज करता है और इस बार ये वर्चुअल मोड में कंडक्ट होगा। नेक्स्ट इज बीएसएफ ने अपना 56th रेजिंग डे मनाया है। बीएसएफ का फॉर्मेशन 1 दिसंबर, ठीक है, 56 रेजिंग डे है इसका। ये 1 दिसंबर 1965 में फॉर्म हुआ था इंडो पाक वॉर के दौरान और इसका जो मोटो है वो जीवन पर्यंत कर्तव्य है। ये फर्स्ट लाइन डिफेंस है इंडिया का और ये भारत को पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट इज वर्ल्ड क्लास प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल ऑक्टेन 100, इसको इंडियन ऑयल के द्वारा लॉन्च किया गया है और भारत ऐसा जो है इस तरह के जो है कुछ ही देश हैं जो इतने हाई ग्रेड का जो पेट्रोल है वो प्रोवाइड करते हैं, उसमें से भारत भी शामिल हो गया है। नेक्स्ट है 62,782 करोड़ केम टू इंडियाज एफपीआई इनफ्लो। तो इस बार का जो एफबीआई था ये नवंबर 2020 में ये हाईएस्ट रहा है, जो भी एफपीआई का डेटा अवेलेबल रहा है अब तक उसके अकॉर्डिंग। और जो एफपीआई इनफ्लो है वो 12 नवंबर को सबसे ज़्यादा रहा है। एफपीआई यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसमें जो है एक बंदा जो है वो रूट के डिफरेंट रूट्स के द्वारा इन्वेस्टमेंट करता है दूसरे कंट्रीज़ में, लेकिन वहाँ पे उनके फाइनेंशियल एसेट्स पे कंपनी के डायरेक्ट कंट्रोल नहीं होता है। नेक्स्ट इज साइक्लोन बुरेवी ओवर बे ऑफ बंगाल कुड हिट तमिलनाडु एंड केरला कोस्ट। और ये जो साइक्लोन बुरेवी है ये वहाँ पर भारी वर्षा भी करेगा। ये गल्फ ऑफ मन्नार तक पहुँच गया है और इसका जो नाम है इसको मालदीव्स के द्वारा दिया गया है, साइक्लोन को नाम। नेक्स्ट इज इंडियन नेवी सक्सेसफुली टेस्टेड ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को एंटीशिप मोड में जो है टेस्ट किया गया सक्सेसफुली। ब्रह्मोस ब्रह्मपुत्रा और मोस्कवा रिवर्स के नाम से बना है, रशिया और इंडिया का जॉइंट वेंचर है। सुपरसोनिक यानी कि जो इसकी स्पीड है ये 2 से 3 मैक है, यानी कि साउंड की स्पीड से ज़्यादा है, ये साउंड ऑफ स्पीड से ये ज़्यादा होती है सुपरसोनिक स्पीड। नेक्स्ट इज इंडिया साइंड अ लोन एग्रीमेंट विद एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर मेघालय पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर। और ये जो लोन एग्रीमेंट साइन हुआ है ये 132.8 मिलियन डॉलर्स का हुआ है, ठीक है, ये मेघालय पावर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर के लिए हुआ है। नेक्स्ट इज अरुणोदय स्कीम, ये असम गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई है। इस स्कीम से 18 लाख फैमिली को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा। 830 रुपये जो है प्रति माह, ये जो भी फीमेल होंगी किसी भी हाउस की फीमेल जो मेंबर होंगी किसी फैमिली की, उनके अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के फॉर्म में प्रोवाइड किए जाएंगे। असम की गवर्नमेंट कौन है करंटली? सर्बानंदा सोनोवाल है। नेक्स्ट इज नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन 2 से 3 दिसंबर के बीच में जो भोपाल गैस ट्रेजेडी थी वो हुई थी एंड इस ट्रेजेडी की वजह से बहुत सारे लोगों की मौत हुई थी क्योंकि मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है वो रिलीज हुई थी, जिसके वजह से जो एक हार्मफुल गैस है जिसकी वजह से काफ़ी लोगों की मौत हो गई। तो इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स के और नॉर्मल पोल्यूशन जो होता है उसको कंट्रोल करने के लिए ये दिवस जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट इज मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज चेयर्ड रिव्यू मीटिंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रामायण क्रूज टूर। रामायण क्रूज टूर पहली बार ऐसा लग्जरी क्रूज सर्विस है जो सारियू रिवर पर शुरू होगी अयोध्या में। और अयोध्या जो है ये जो मोक्षदायिनी सप्तपुरी हैं हिंदूज के लिए, उनका एक पहला है उनमें से, बाकी है मथुरा, मायापुरी या हरिद्वार, वाराणसी, कांचीपुरम, उज्जैन और द्वारका। Next is scientists recognize genes that promote heart regeneration by using zebrafish as animal model। क्योंकि zebrafish जो है ना, इसका जो ब्रेन है, हार्ट है और जो बाकी इसके ऑर्गन्स हैं उनमें कैपेसिटी होती है कि वो खुद को रीजनरेट कर देते हैं, फिर से पुनर्जीवित कर लेते हैं अपने आप को।
सो उनको एज ए एनिमल मॉडल दिखा के साइंटिस्ट ने बताया कि उन्होंने ऐसे कुछ जीन्स रिकॉग्नाइज किए हैं जिससे हार्ट भी रिजेनरेट हो सकता है। जेब्रा फिश जो है ये एक एक्वेरियम फिश है जो दानियों के नाम से बेची जाती है। ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन्स में पाई जाती है। और नेक्स्ट है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला अपॉइंट्स उत्पल कुमार सिंह एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ लोकसभा। तो उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा का सेक्रेटरी जनरल अपॉइंट कर दिया गया है। ये एडवाइजर की तरह काम करते हैं लोकसभा के लिए, उसके स्पीकर के लिए और उसके मेंबर्स के लिए। साथ ही जो पार्लियामेंट्री फंक्शंस होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं, जो प्रैक्टिसेस होती हैं, उन पर भी ये एडवाइस देते हैं। और इन्होंने जो स्नेहलता श्रीवास्तव है उनका स्थान लिया है। स्नेहलता श्रीवास्तव पहली विमेन सेक्रेटरी जनरल थी लोकसभा की। तो ये न्यूज़ और भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। चलिए हम लोग अब आज की न्यूज़ देख लेते हैं। एडीबी ने एक और एग्रीमेंट साइन किया है, लोन एग्रीमेंट $50 मिलियन का फॉर वेस्ट बंगाल डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर पब्लिक फाइनेंस रिफॉर्म्स। और ये वेस्ट बंगाल पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स और एशियन डेवलपमेंट बैंक के बीच में साइन हुआ है। ये जो भी पब्लिक सर्विसेज की डिलीवरी है उसको बेहतर करने में मदद करेगा और साथ ही फिस्कल सेविंग्स को जनरेट करने में हेल्प करेगा। It will help in streamlining many social protection benefits such as pension and provident fund, tax payments, revenue collection, etc. with the support of e-government platform। ये ई सरकार प्लेटफॉर्मों के समर्थन के साथ कई सामाजिक सुरक्षा लाभों जैसे कि पेंशन और भविष्य निधि कर भुगतान, राजस्व संग्रह आदि को व्यवस्थित करने में मदद करेगा। Integrated financial management system will help in tracking and monitoring of development projects more effectively। जो भी एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली अधिक प्रभावी तरीके से विकास परियोजनाओं की ट्रैकिंग और निगरानी करने में मदद करेगा। अ फिस्कल पॉलिसी एंड पब्लिक फाइनेंस सेंटर ऑन पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट विल बी एस्टैब्लिश्ड फॉर स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो जितने भी सार्वजनिक वित्त प्रबंधन पर एक राजकोषीय नीति और सार्वजनिक वित्त केंद्र जो है वो स्थापित किया जाएगा। एशियाई विकास बैंक की हम बात करें, एशियन डेवलपमेंट बैंक की, तो ये 1966 में फॉर्म हुआ था। इसमें 68 मेंबर्स हैं जिसमें मैक्सिमम मेंबर्स एशिया पैसिफिक रीजन से हैं। इसके हेडक्वार्टर मंडलोयोंग फिलीपींस में लोकेटेड है। करंट प्रेसिडेंट मसत्सुगु असकावा हैं और अशोक लवासा ने हाल ही में इसके वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। इसमें 6 वाइस प्रेसिडेंट होते हैं जिनमें से एक अशोक लवासा हैं, उन्होंने दिवाकर गुप्ता का स्थान लिया है। So question is, recently Dash and Dash Government of India signed a $50 million loan agreement to improve financial management procedures and operational efficiencies in West Bengal। हाल ही में डैश और भारत सरकार ने पश्चिम बंगाल में वित्तीय प्रबंधन प्रक्रियाओं और परिचालन क्षमता में सुधार के लिए 50 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो किसने हस्ताक्षर किए? वर्ल्ड बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक एंड एशिया डेवलपमेंट बैंक। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग व्यक्ति दिवस हर साल 3 दिसंबर को मनाया जाता है ताकि इनके जो राइट्स हैं इनके बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। 1992 में यूएन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया कि हर वर्ष 3 दिसंबर को इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के रूप में मनाया जाएगा। इस साल ये पूरा वीक मनाया जाएगा दिवस, 30 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक मनाया गया है। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज 2020 की थीम है बिल्डिंग बैक बेटर टुवर्ड्स एन इंक्लूसिव, एक्सेसिबल एंड सस्टेनेबल पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड बाय, फॉर एंड विद पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। इस बार का जो विषय है वो है बेहतर निर्माण वापस विकलांग व्यक्तियों के लिए एक समावेशी, सुलभ और सतत पोस्ट कोविड-19 दुनिया की ओर। इसके साथ साथ जो कन्वेंशन है ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ये एक अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी है, एक अंतर्राष्ट्रीय ये एक संधि है जो कि इनके राइट्स और डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए है, जिसको 2006 में अडॉप्ट किया गया था। कुछ हम डिसेबिलिटी से रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। 80% लोग जो डिसेबल्ड हैं, तो जो भी किसी भी तरह की डिसेबिलिटी को फेस कर रहे हैं, वो डेवलपिंग कंट्रीज में रहते हैं, यानी कि वो विकासशील देशों में रहते हैं। Around 46% of older people age 60 और above are living with disability। तो 46% से ऊपर के जो लोग हैं, जो वृद्ध लोग हैं जिनकी एज 60 या उससे अबव है, वो डिसेबिलिटी, किसी न किसी तरह की डिसेबिलिटी से
पीड़ित हैं। हर 5 महिलाओं में से एक महिला जो है अपने पूरे जीवन काल में एक बार विकलांगता का सामना कर सकती है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिनको आप अपने मेंस के आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं, या कहीं पर आपको कोई ऐसे लिखने को आता है तो वहां पर आप इसको यूज कर सकते हैं। सो क्वेश्चन इज इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन डैश। विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष डैश को मनाया जाता है। 3 दिसंबर, 8 दिसंबर, 10 दिसंबर एंड 12 दिसंबर। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज 3 दिसंबर। नेक्स्ट इज, दिस इज इंपॉर्टेंट न्यूज, राजीव चौधरी को अपॉइंट कर दिया गया है एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने अपना चार्ज जो है वो अज्यूम कर लिया है। वो 27वें डायरेक्टर जनरल होंगे बीआरओ के, और उन्होंने जनरल हरपाल सिंह का स्थान लिया है, जिनको अब इंजीनियर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी अपॉइंट कर दिया गया है। और जो राजीव चौधरी हैं इनको कमीशन किया गया था 1983 में। इसके साथ साथ उन्होंने पहला जो इंजीनियर ब्रिगेड एक्सरसाइज है वो कंडक्ट किया, उसका कंसेप्ट दिया। यूएस के साथ ही कंडक्ट किया गया एज अ पार्ट ऑफ एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास। युद्ध अभ्यास क्या है? एक मिलिट्री एक्सरसाइज है भारत और यूएस की आर्मी के बीच में, और उसी के साइडलाइंस में जो इंजीनियर ब्रिगेड एक्सरसाइज है वो कंडक्ट की गई थी। इसके अलावा उनको एक्सरसाइज डायरेक्टर भी अपॉइंट किया गया था फोर्स 18 का। फोर्स 18 2016 में कंडक्ट की गई एक मल्टीनेशनल फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज थी जो ह्यूमैनिटेरियन माइन एक्शन पे थी। इसमें 18 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, इसीलिए इसका नाम फोर्स 18 था। सो ये फोटो आप देख सकते हैं, राजीव चौधरी हैं। एंड बीआरओ की हम बात करें तो बीआरओ जो है ये डेवलप करता है, इट डेवलप्स एंड मेंटेन्स, ठीक है। इसका कार्य है कि ये निर्माण करना और मेंटेन करना रोड नेटवर्क को जो बॉर्डर एरियाज हैं उसमें, साथ ही जो हमारे फ्रेंडली नेबरिंग कंट्रीज हैं उनमें, ठीक है। इसके अलावा जो बीआरओ है इसका फॉर्मेशन 1960 में हुआ था जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर, और इसके जो हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली में हैं। और अभी जो फेमस टनल अटल टनल जिसको हाल ही में इनॉग्रेट किया गया, सो अटल टनल का भी जो निर्माण है वो बीआरओ के द्वारा किया गया। सो क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर रूट्स ऑर्गेनाइजेशन इन दिसंबर 2020। निम्नलिखित में से किसे दिसंबर 2020 में सीमा सड़क संगठन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? सुनील चौधरी, राजीव चौधरी, रणदीप गुलेरिया एंड प्रभात कुमार सिंह। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि राजीव चौधरी। नेक्स्ट इज, ब्रिटेन पहली कंट्री बन गया है जिसने कोविड-19 वैक्सीन को अप्रूव किया है, और इसने फाइजर बायोएनटेक की जो कोरोना वायरस वैक्सीन है उसको अप्रूवल दिया है। ये जो डिसीजन था ये इंडिपेंडेंट मेडिसिन और हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी MHRA की रिकमेंडेशन पे अप्रूवल दिया गया है। सबसे पहले ये जो वैक्सीन्स है ये हेल्थ केयर वर्कर्स और केयर होम रेजिडेंट्स को दी जाएगी, उनको वैक्सीनेशन प्रोवाइड किया जाएगा। फाइजर बायोएनटेक कोविड-19 वैक्सीन ने जो फाइनल फेज ट्रायल्स हैं उसमें 95% इफेक्टिवनेस प्रूव की है। ये एक mRNA वैक्सीन है जिसमें जेनेटिक कोड के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो पेंडेमिक वायरस से लिए जाते हैं, ताकि कोविड-19 के अगेंस्ट एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट किया जा सके, ठीक है। ये एक mRNA वैक्सीन है जो शरीर को कोविड-19 से लड़ने और प्रतिरक्षा का निर्माण करने के तरीकों को सिखाने के लिए कोरोना वायरस से आनुवंशिक कोड के एक छोटे टुकड़े का उपयोग करता है। इसकी कंप्लीट इम्यूनिटी के लिए 2 डोजेज लेनी होगी इस वैक्सीन की। अभी जो वैक्सीन्स हैं डिफरेंट टाइप्स की कोविड-19 वैक्सीन जो अंडर डेवलपमेंट है उसमें सबसे पहला है इनएक्टिवेटेड और वीकेंड वायरस वैक्सीन, जैसे पोलियो वायरस की जो वैक्सीन है, पोलियो वायरस के लिए जो वैक्सीन है वो इसी टेक्निक पर है। उसमें इनएक्टिवेटेड या वीकेंड जो वायरस वैक्सीन होता है, और इसमें जो वायरस होता है वो इनएक्टिवेट होता है या फिर बिल्कुल वीक होता है, वो डिजीज कॉज नहीं कर सकता, लेकिन ये एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन। इसमें क्या करते हैं, जो से कोविड-19 वायरस है जैसे, तो उसको उसकी कॉपी करने के लिए, उसको इमिटेट करने के लिए क्या करते हैं, एक हार्मलेस पोर्शन ले लेते हैं प्रोटीन का या प्रोटीन शेल्स का, ताकि सेफली एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट किया जा सके।
इसके अलावा होती है वायरल वेक्टर वैक्सीन्स, जिसमें जेनेटिकली इंजीनियर्ड वायरस को इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें सो दैट इट कैंट कॉज डिजीज। इसमें ये जो इंजीनियर्ड वायरस होता है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड, तो इसमें जो वायरस है ये डिजीज कॉज नहीं करेगा, इससे कोई बीमारी नहीं होगी, लेकिन ये कोरोना वायरस के प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, जिससे एक इम्यून रिस्पॉन्स जो है सेफली जनरेट होता है। ठीक है, जैसे अभी आपने पढ़ा होगा, कुछ दिन पहले मैंने बताया था आपको इसी तरह के एक वैक्टर के बारे में, जिसका इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है वैक्सीन बनाने में। नेक्स्ट इज आरएनए एंड डीएनए वैक्सीन, जो कि ये वैक्सीन है जिसका अभी हम जिक्र कर रहे थे, पी फाइजर बायोटेक की, ये एमआरएनए वैक्सीन है। तो इसमें क्या करते हैं, जेनेटिकली इंजीनियर्ड आरएनए या डीएनए लेते हैं और फिर जिसकी वजह से एक प्रोटीन जनरेट होता है जो अपने आप में सेफली प्रॉम्प्ट करता है एक इम्यून रिस्पॉन्स को, स्वयं से एक प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को सुरक्षित रूप से उत्पन्न करता है। इसके अलावा और कोविड-19 के मेजर वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका की एक वैक्सीन है। इसके अलावा मॉडर्ना जो है वो भी एक वैक्सीन है, वैक्सीन कैंडिडेट है। इसके अलावा रशिया की स्पुतनिक 5 है और भारत की कोवैक्सीन है, भारत बायोटेक की। सो क्वेश्चन है आपके लिए, विच अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव द कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट पी फाइजर बायोटेक कोरोना वायरस वैक्सीन? निम्नलिखित में से कौन कोविड-19 वैक्सीन उम्मीदवार फाइजर बायोटेक कोरोना वायरस वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश बन गया है? इंडिया, यूएस, ब्रिटेन एंड फ्रांस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज ब्रिटेन। नेक्स्ट इज इथियोपिया और यूएन ने एक डील साइन की है तिग्रे को एड एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए, और इट विल फर्स्ट प्रोवाइड एड टू 6 मिलियन पीपल हु वर कट ऑफ ड्यूरिंग द फाइट बिटवीन फेडरल एंड टिग्रे रीजनल गवर्नमेंट्स। तो इसके कारण जो 6 मिलियन लोग को सहायता पहले प्रदान की जाएगी, जिनको संघीय और तिग्रे क्षेत्रीय सरकारों के बीच लड़ाई के दौरान उनको साइडलाइन कर दिया गया था। अबी अहमद जो इथियोपिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको 2019 का नोबेल पीस प्राइज दिया गया फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू पीस मेकिंग एफर्ट्स विद एरिट्रिया। और 2020 का जो नोबेल पीस प्राइज है, 2020 का जो नोबेल पीस प्राइज है, ये किसको दिया गया है? ये हमने डिस्कस किया था, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को ये दिया गया था। ठीक है, इथियोपिया टिग्रे क्राइसिस क्या है ये? दिस इज द फाइट बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट और तिग्रे की रीजनल गवर्नमेंट के बीच में एक लड़ाई है जो 4 नवंबर को शुरू हुई थी। मेन इशू यहाँ फाइट का ये था कि फेडरल गवर्नमेंट, जिसको अबी अहमद लीड कर रहे हैं, वो क्लेम कर रहे थे कि रीजनल गवर्नमेंट तिग्रे की ने नेशनल मिलिट्री बेस पर अटैक किया है, उसी के चलते ये संघर्ष शुरू हुआ। तिग्रे रीजन इज गवर्न बाय तिग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट। तो तिग्रे का जो रीजन है उसको तिग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट जो है वो शासित करती है, और उनके अबी अहमद के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है और उस तरह का क्लैश चलता रहता है वहाँ पर। इथियोपिया जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट है, ये अफ्रीका के ईस्ट में लोकेटेड है। ये देखिए, आप इथियोपिया की लोकेशन देख सकते हैं, ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, ये इसका पार्ट है। और ये अपना बॉर्डर इथियोपिया, एरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया, केन्या, इधर साउथ सूडान, इन सब के साथ अपना बॉर्डर, सूडान, इन सब के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। एंड ये सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की। इसके प्राइम मिनिस्टर अबी अहमद है, इसकी कैपिटल एडिस अबाबा है और बिर जो है इसकी करेंसी है। सो क्वेश्चन आपके लिए, रिसेंटली एन एग्रीमेंट हैज बीन साइंड बिटवीन यूनाइटेड नेशंस एंड विच कंट्री फॉर प्रोवाइडिंग एड इन द गवर्नमेंट कंट्रोल तिग्रे रीजन? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र डैश के बीच सरकार द्वारा नियंत्रित तिग्राय क्षेत्र में सहायता प्रदान करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। केन्या, इराक, स्पेन एंड इथियोपिया। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन डी, इथियोपिया। इस तरह से भी आपसे पूछा जा सकता है कि तिग्रे इन किस कंट्री से रिलेटेड है, किस कंट्री के साथ इसका जो है क्लैश चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज नोंगपोक सेकमाई पुलिस स्टेशन मणिपुर का, इसको बेस्ट पुलिस स्टेशन इन द कंट्री चुन लिया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, और ये उनको उनके प्रोफेशनलिज्म, हार्ड वर्क, डेडिकेशन और कमिटमेंट के लिए दिया गया है। हर वर्ष जो है असेसमेंट किया जाता है पुलिस स्टेशंस का, और टोटल 10 बेस्ट पुलिस स्टेशंस जो है वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी में।
The City Police Station of Imphal had got the award of Best Police Station in the country in 2019. 2019 में ये अवार्ड सिटी पुलिस स्टेशन इम्फाल को मिला था। वहीं 2018 में ये नोम्बोल पुलिस स्टेशन मणिपुर को दिया गया था और अब 2020 में ये नोंगपोक सेकमाई पुलिस स्टेशन है मणिपुर का, उसको दिया गया है। So the question is, Nongpok Sekmai police station has been selected as the best police station in the country. It is located in the state of Dash. Nongpok सेमकई पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन के रूप में चुना गया है। यह डैश राज्य में स्थित है। So the correct answer for this is option B, that is Manipur. नेक्स्ट इज मिजोरम ने लव ब्रिगेड जो है एक कैंपेन करके लॉन्च किया है HIV एड्स से लड़ने के लिए, और ये वर्ल्ड एड्स के डे के दिन ये जो है लॉन्च किया गया था। वर्ल्ड एड्स डे 1 दिसंबर को मनाया जाता है। इस कैंपेन में 500 बाइक और कार टैक्सीज को सिलेक्ट किया गया लव ब्रिगेड बनाने के लिए, और ये जो ड्राइवर्स हैं ये HIV एड्स के काउंसलर्स के फॉर्म में वर्क करेंगे ताकि HIV एड्स के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। और इसको लॉन्च किया गया था बाय द मिजोरम स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी विद इन एसोसिएशन विद दिल्ली बेस्ड एड्स हेल्थ केयर फाउंडेशन एंड टैक्सी एसोसिएशन मिजोरम इन आइजाल। और इसका मेन एम है कि कॉन्डोम्स को इजीली लोगों तक अवेलेबल कराना ताकि HIV एड्स जो है वो मिजोरम में कंट्रोल किया जा सके। अमंग द एडल्ट पॉपुलेशन मिजोरम HIV प्रेवलेंस रेट इज 10 times हायर देन द नेशनल HIV प्रेवलेंस। तो वयस्क आबादी में मिजोरम HIV प्रसार दर राष्ट्रीय HIV प्रसार दर की तुलना में 10 गुना अधिक है। तो वहाँ पर और भी ज़्यादा जो है अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है उस रीजन में। HIV एड्स की हम बात करें तो HIV जो है ये इम्यून सिस्टम को टारगेट करता है, जैसा इसका नाम है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो ये इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करता है और इसके कारण क्या होता है कि जो काफ़ी इन्फेक्शन है उसके अगेंस्ट जो आपका इम्यून सिस्टम है वो प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड कर सकता है, डिफेंस नहीं कर सकता है, और कुछ कैंसर के प्रति भी। एड्स जो होती है ये सबसे एडवांस स्टेज है HIV इन्फेक्शन की, ठीक है। इसके बाद जो है जो इंसान होता है उसमें बहुत सारे डिफरेंट इन्फेक्शंस जो हैं वो होने लगते हैं क्योंकि बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वो बिल्कुल ही वीक पड़ जाता है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 और UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का एम है कि एड्स को 2030 तक खत्म करना है। भारत में 2.35 मिलियन लोग जो हैं ये HIV से पीड़ित हैं, और इसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है? कॉन्डम्स का इस्तेमाल करके, बाय लिमिटिंग द नंबर ऑफ सेक्सुअल पार्टनर्स, अपना टेस्टिंग करवा के इस तरह से इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। सो क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ कैंपेन लव ब्रिगेड टू फाइट अगेंस्ट HIV एड्स? किस राज्य सरकार ने HIV एड्स से लड़ने के लिए एक अभियान लव ब्रिगेड शुरू किया है? गोवा, केरला, नागालैंड एंड मिजोरम। सो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज ऑप्शन डी, दैट इज मिजोरम। नेक्स्ट इज CSC ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने पाया गया कि जो 13 ब्रांड उन्होंने पहले चेक किए थे इंडियन मार्केट में हनी के, और उसमें से 10 ब्रांड में शुगर सिरप एडल्ट्रेशन पाया गया है, यानी कि चीनी सिरप की मिलावट उसमें पाई गई है। 2018 में कंज्यूमर वॉइस ने एक स्टडी कैरी आउट की थी टॉप 10 हनी ब्रांड्स पे, और उन्होंने भी यही पाया था। मॉडिफाइड शुगर सिरप जो है ये चाइना से इंपोर्ट होता है, और दिस एडल्ट्रेशन हैज़ बिकम नोन ड्यू टू न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेस्ट। तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेस्ट के जरिए जो है ये पता चल पाया कि इसमें शुगर सिरप की मिलावट की गई है, और ये टॉप 10 ब्रांड्स में ये पाया गया है। FSSAI uses NMR test for honey exported from India and not for honey consumed domestically। तो हमारा जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ये इस टेस्ट का इस्तेमाल उन हनी पर तो करता है जो इंडिया से एक्सपोर्ट होते हैं, लेकिन उन पर नहीं करता है जो हमारे इंडिया में ही जिन हनी को कंज्यूम किया जाता है। टॉप ब्रांड्स पास टेस्ट टू डिटेक्ट C4 शुगर विच शो बेसिक एडल्ट्रेशन थ्रू केन शुगर। शीर्ष ब्रांडों ने C4 चीनी का पता लगाने के लिए परीक्षण जो गन्ने की चीनी के माध्यम से बुनियादी मिलावट दिखाते हैं उत्तीर्ण किए। बट स्मॉलर ब्रांड्स फेल देम, लेकिन छोटे जो ब्रांड हैं वो उनको फेल कर गए। हाउएवर बोथ टॉप एंड स्मॉल ब्रांड्स फेल्ड NMR टेस्ट विच आर यूज्ड ग्लोबली। तो देखिए यहाँ पर दो तरह के टेस्ट किए गए थे।
तो पहले वाले टेस्ट में टॉप ब्रांड्स ने पास कर लिया था, लेकिन छोटे ब्रांड फेल हो गए थे। लेकिन एनएमआर टेस्ट में बड़े छोटे सब जो है ब्रांड्स थे वो सभी फेल हो गए, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड टेस्ट है जो ग्लोबली इस्तेमाल किया जाता है। फूड एडल्ट्रेशन की हम बात करें तो ये एक प्रोसेस होता है जिससे हम क्वालिटी या नेचर फूड का बदलते हैं, उसकी गुणवत्ता प्रकृति को बदलने का प्रयास किया जाता है। इसमें कुछ एडल्ट्रेंट्स यानी कुछ मिलावट की जाती है, ठीक है, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट जो सब्सटेंस है उनको हटाया जाता है, या तो ऐड करते हैं या फिर हटाते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कुछ कॉमन फूड एडल्ट्रेंट्स। आपको भी पता होना चाहिए कि क्या क्या मिलावट की जाती है। जैसे मिल्क है, दूध में पानी, डिटर्जेंट, सिंथेटिक मिल्क या यूरिया मिलाया जाता है। इसके अलावा मिल्क प्रोडक्ट जैसे कि खोया, छेना और पनीर में स्टार्च का इस्तेमाल किया जाता है। मैश्ड पोटैटो, स्वीट पोटैटो या फिर अलग स्टार्चेस को घी या बटर में इस्तेमाल किया जाता है। शहद में शुगर मिलाई जाती है, शुगर सिरप या फिर ग्लूकोज को ऐड किया जाता है। चीनी या फिर गुड़ में चॉक पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं जो दालें हैं उनमें आर्टिफिशियल कलर या फिर जो खेसरी दाल है जो देखने में आपकी जो अरहर की दाल है उसकी जैसी लगती है, उसको मिला देते हैं पूरी साबुत दाल में या टूटी हुई दाल में। इसके बाद चकुंदा बीन्स जो हैं इनको मिला दिया जाता है। वहीं चावल में जो है पत्थर मिला देते हैं, ठीक है, या फिर जो डैमेज ग्रेन्स हैं उनको मिला देते हैं। पॉलिश्ड राइस खिला देते हैं। और बाकी फूड ग्रेन्स जैसे कि वीट्स में डस्ट, पेबल, स्टोन, स्ट्रॉ, वीट, सीड्स, इसके अलावा डैमेज ग्रेन्स को डाल देते हैं। एक तरह का फंगस होता है अर्गोट, उसको भी डाल देते हैं। धतूरा के बीज डाल देते हैं। रागी में रोडेमाइन बी की मिलावट की जाती है। स्पाइसेस की बात करें तो काली मिर्ची में साबुन मिला देते हैं, स्टोन मिला देते हैं, या फिर जो पपैया के बीज होते हैं, पपीते के बीज, वो मिला देते हैं। इसके अलावा जो रेड चिली पाउडर होता है, ठीक है, लाल मिर्च पाउडर, उसमें ईंट का पाउडर मिला देते हैं, ब्रिक पाउडर, या फिर आर्टिफिशियल कलर ऐड कर देते हैं। इसके अलावा जो सिनामन है, सिनामन यानी कि दालचीनी, उसमें कसिया बार्क मिला देते हैं। जीरा में देखिए, जीरा में क्या ऐड करते हैं, ग्रास के बीज को कलर करके चारकोल से उसको ऐड कर देते हैं। मस्टर्ड में जो है एग्रीमन जो सीड्स हैं उनको मिला दिया जाता है। हल्दी में चॉक पाउडर मिला देते हैं। मेटानिल येलो या फिर लेड क्रोमेट का इस्तेमाल किया जाता है। अब लेड क्रोमेट अगर हल्दी में पड़ेगा तो आप समझ सकते हैं इससे कितना बड़ा नुकसान होगा। जो मैगी का जो मसाला था उस पर जो पूरा विवाद था वो लेड क्रोमेट का था। इसके अलावा कलर्ड ड्राई टेंड्रिल्स ऑफ मेज कॉब, इसको सेफ्रन में मिलाया जाता है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप फ्रूट्स की बात करें, वेजिटेबल और फ्रूट्स भी इससे नहीं बच पाते हैं। एप्पल को चमकाने के लिए उन पर वैक्स कोटिंग की जाती है। वही जो हरी मिर्ची हैं उस पर मेलेचाइट ग्रीन की पॉलिश की जाती है, उसको मिलाया जाता है। हरी सब्जियों पे ऐसे ही किया जाता है। इसके अलावा जो मटर है उस पर आर्टिफिशियल कलर लगा देते हैं। नमक में चॉक पाउडर की मिलावट होती है। कोकोनट ऑयल में पाम ऑयल, एर्गिमॉन ऑयल मिला देते हैं, पैराफिन मिला देते हैं, इंजन ऑयल को भी मिलाया जाता है। वहीं चाय पत्ती और कॉफ़ी भी इससे दूर नहीं है। चिकोरी पाउडर जो है वो कॉफ़ी पाउडर में मिलाया जाता है। वहीं चाय पत्ती में आयरन फिलिंग्स को मिला देते हैं और कॉफ़ी पाउडर में क्ले को भी मिलाया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना एडल्ट टाइप का एडल्ट्रेशन किया जाता है खाने की चीज़ में। तो यहाँ पर फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया को ये चीज़ थोड़ा इंश्योर करना चाहिए और कुछ और टेस्ट जो है डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स के लिए भी करने चाहिए। सिर्फ वो नहीं जो एक्सपोर्ट हो रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे किए जाने चाहिए स्टैंडर्ड टेस्ट, ताकि ये जो कॉमन एडल्ट्रेशन है इनको ख़त्म किया जा सके। सो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज फाउंड शुगर सिरप एडल्ट्रेशन इन हनी फ्रॉम 10 आउट ऑफ 13 ब्रांड्स इन इंडियन मार्केट। निम्नलिखित में से किसने भारतीय बाजार में 13 में से 10 ब्रांडों में शहद में चीनी सिरप की मिलावट पाई है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी, खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, विज्ञान और पर्यावरण के लिए केंद्र, कंज्यूमर वॉइस, उपभोक्ता की आवाज, एंड सेंटर फॉर एनालिसिस एंड लर्निंग इन लाइफ स्टॉक एंड फूड, पशुधन और खाद्य में विश्लेषण और सीखने का केंद्र। सो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट इज इंडिया और सूरीनेम की जो 7th जॉइंट कमीशन मीटिंग है वो वर्चुअली हेल्ड हुई। इसमें दोनों साइड के जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया।
दोनों कंट्रीज ने एम्फेसाइज किया कि पॉलिटिकल डायलॉग का और बायलैटरल टाइज की बहुत ही ज़्यादा महत्वता है, और दोनों ने ही बिजनेस और इन्वेस्टमेंट की फील्ड में कॉपरेशन के लिए एग्रीमेंट किया है। हमारे जो करंट मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स वो वी मुरलीधरन हैं, और जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं वो एस जे शंकर हैं। सूरीनेम की हम बात करें तो ये नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है साउथ अमेरिका के। ये देखिए, ये लोकेशन है सूरीनेम की। इट शेयर्स बाउंड्री विद अटलांटिक ओशन, ये अपना बॉर्डर जो है अटलांटिक ओशन के साथ शेयर करता है। इसके अलावा ये अपना बॉर्डर फ्रेंच गुयाना, ये फ्रेंच गुयाना है, गुयाना एंड ब्राज़ील के साथ ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। ये स्मॉलेस्ट सॉवरेन स्टेट है साउथ अमेरिका का। पैरामैरिबो जो है इसकी कैपिटल है और करेंसी इसकी सूरीनामीज डॉलर है। करंट प्रेसिडेंट सूरीनाम के चान संतोखी हैं। So question है, which of the following statement is correct about Suriname country? It is located in northeast part of Africa. It is the smallest sovereign state in Africa. ये अफ्रीका के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है और ये अफ्रीका का सबसे छोटा संप्रभु राज्य है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। ये अफ्रीका का पार्ट नहीं, ये साउथ अमेरिका का एक कंट्री है। नेक्स्ट इज आईआईटी कानपुर के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने एक डमरू से इंस्पायर्ड एक लैटिस का फॉर्मेशन किया है, जिसका इस्तेमाल स्टेल्थ सबमरीन जो गुप्त पनडुब्बियां होती हैं उसमें और हाई स्पीड ट्रेन्स में किया जा सकता है। उन्होंने एक माइक्रो स्ट्रक्चर आरग्लास शेप का मेटा स्ट्रक्चर लेटिस यूनिट बनाया है, जो कुछ इस तरह का लेटिस यूनिट है। ठीक है, आरग्लास की जैसा, जैसे वो घड़ी होती है सैंड वाली, जिससे रेत निकलता रहता है और उससे समय का पता चलता रहता है, और इसको एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा बनाया गया है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग को 3D मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं, और ये 3D मैन्युफैक्चरिंग का मतलब यहाँ पे है कि एक हार्डवेयर स्कैनर का इस्तेमाल किया जाता है, और जैसे कोई भी आपको मॉडल बनाना है तो उसमें आप प्लास्टिक से जैसे आपको बनाना है तो आप उसमें रिफिल करते हो प्लास्टिक को, एंड देन लेयर बाय लेयर डिपोजिशन के थ्रू जो भी ऑब्जेक्ट आपको बनाना है वो 3D में आपका मॉडल बन सकता है। तो जो कॉम्प्लेक्स मॉडल्स होते हैं उनको आसानी से 3D मैन्युफैक्चरिंग या फिर एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा बनाया जा सकता है। रिसर्चर्स ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि इन जो नए ये लेटेस बने हैं इनके हेल्प से जो अभी एक लिमिटेशन है करंट लेटेसेस के साथ कि उनको सिर्फ छोटे बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी में इस्तेमाल किया जा सकता है, सो ऐसा नहीं होगा, इनको वाइड बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी में इस्तेमाल किया जा सकता है। और इनका जो इंस्पिरेशन है डमरू का, वो लैटिस का जो इंस्पिरेशन है डमरू का, ये एंशिएंट हिंदुइज्म और तिब्बतन बुद्धिज्म में जो डमरू इस्तेमाल होता है उससे थ्रू दिया गया है। The work was published in the scientific report with title Exploring the Dynamics of Hourglass Shaped Lattice Metastructures। तो इसका जो काम था ये वैज्ञानिक रिपोर्ट में ये पब्लिश किया गया है, शीर्षक आवर ग्लास के आकार के जालीदार मेटास्टेटिस की गतिशीलता की खोज के नाम से। और रिसर्चर्स ने ये भी कहा कि जैसे कोई वाइब्रेटिंग मीडियम है, ठीक है, उसके स्टिफनेस के नेचर को उसको चेंज किया जा सकता है, कैसे इन लेटिस माइक्रोस्ट्रक्चर के उसको कंट्रोल करके, ठीक है, और इनका स्ट्रक्चर जो है इनको हनीकॉम स्ट्रक्चर से दूसरे किसी आकृति देकर जो वाइब्रेटिंग मीडियम है उसकी स्टिफनेस को कंट्रोल किया जा सकता है। तो यहाँ पर वाइब्रेशन आइसोलेशन की फील्ड में इस लैटिस का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होगा, जैसे कि हाई स्पीड ट्रेन में इसका इस्तेमाल किया जाएगा, गुप्त पनडुब्बियों में, हेलीकॉप्टर के रोटर्स में, ताकि वाइब्रेशन को कंट्रोल किया जा सके। Scheme for Promotion of Academic and Research Collaboration Project of Ministry of Education sponsored this work। इस काम को प्रायोजित शिक्षा मंत्रालय के शैक्षणिक और अनुसंधान सहयोग परियोजना को बढ़ावा देने की योजना ने किया है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है। सो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग IIT हैज डेवलप्ड डमरू इंस्पायर्ड लेटेस दैट कैन बी यूज्ड इन स्टेल्थ सबमरीन्स एंड हाई स्पीड ट्रेन्स। निम्नलिखित में से किस IIT ने डमरू प्रेरित जाली विकसित की है जिसे गुप्त पनडुब्बियों और उच्च गति वाली गाड़ियों में इस्तेमाल किया जा सकता है? कानपुर, दिल्ली, चेन्नई एंड पटना। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज कानपुर। नेक्स्ट इज WHO ने वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020 जारी की है, जिसमें मलेरिया के केसेस वर्ल्ड में कितने हैं उसका पूरा एस्टिमेट है। इस रिपोर्ट की कुछ मुख्य विशेषताएं हैं।
पहला कि इंडिया जो है कि इकलौती एक हाई एंडेमिक कंट्री है जिसने मलेरिया के केसेस में डिक्लाइन शो किया है इन 2019 इन कंपैरिजन टू 2018, और ये जो डिक्लाइन है ये 17.6% है। इंडिया हैज ऑल्सो शोन अ डिक्लाइन ऑफ 83% इन मलेरिया मॉर्बिडिटी। तो 2000 से लेकर 2019 तक के बीच में मलेरिया रुग्णता में 83% और मलेरिया मृत्यु दर में 92% गिरावट भारत में आई है। तो ये एक प्रोग्रेस रिपोर्ट है भारत के लिए। एज कम्पेयर टू 2018 द मलेरिया केसेस एंड फैटलिटीज rate have reduced significantly by 21.27% and 20% in 2019। तो मलेरिया के केसेस 18 के कंपैरिजन में अगर हम 19 की बात करें तो उनकी जो घटे हैं जो केसेस वो 21% घटे हैं। वहीं जो मृत्यु दर है मलेरिया के कारण वो 20% उसमें कमी आई है। और जो टोटल नंबर ऑफ केसेस हैं वो 2020 में और भी रिड्यूस हो गए हैं 2019 के कंपैरिजन में 45% उसमें गिरावट आई है। 45% of cases of malaria and 63.64% of death are from the states of Odisha, छत्तीसगढ़, झारखंड, मेघालय एंड मध्य प्रदेश। तो 45% जो केसेस रिपोर्ट किए गए हैं मलेरिया के और 63% जो मौतें हुई हैं वो ओडिशा, मेघालय, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश राज्यों से देखी गई हैं वहाँ पर। और मलेरिया के केसेस जो हैं वो सबसे ज़्यादा जो डिक्लाइन हुए हैं वो कौन से स्टेट्स में देखे गए हैं? ओडिशा, मेघालय, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में देखे गए हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैड लॉन्च द नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन इन 2016। 2016 में भारत सरकार ने जो एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क है मलेरिया उन्मूलन के लिए उसको लॉन्च किया। इट हैज़ ऑल्सो लॉन्च्ड अ नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर मलेरिया एलिमिनेशन फॉर द पीरियड 2017-22। 2016 का एक लॉन्च किया था, उसके बाद 17 से लेकर 22 के लिए एक नेशनल स्ट्रैटेजी भी जो है प्लान की है मलेरिया एलिमिनेशन के लिए। नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान फॉर मलेरिया एलिमिनेशन हैज़ अ टारगेट ऑफ मलेरिया फ्री इंडिया बाय 2027 एंड कंप्लीट एलिमिनेशन बाय 2030। तो जो योजना है मलेरिया उन्मूलन की उसका टारगेट है कि 2027 तक भारत को मलेरिया फ्री करना है और पूरी तरह से मलेरिया को 2030 तक ख़त्म करना है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं मलेरिया के केसेस को कम करने के लिए, जैसे कि जो लॉन्ग लास्टिंग इंसेक्टिसाइडल नेट्स हैं वो मलेरिया के क्षेत्रों में बांटे गए हैं, मच्छरदानियाँ दी गई हैं वहाँ पर ताकि जो मलेरिया के प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ पे लोगों को मलेरिया कम हो। इसके अलावा सरकार जो है समय समय पर जागरूकता प्रोग्राम जो चलाती रहती है, जैसे ही जो बारिश का मौसम आता है तो वो सब बताते हैं सबको कि भाई आप जो है पानी को इकट्ठा ना होने दें, ठीक है, उससे क्योंकि मच्छर पनपते हैं, मलेरिया के चांसेस होते हैं। पूरे कपड़े पहने रात को मच्छरदानी लगाकर सोएं, ठीक है। तो इस तरह से कुछ जो है यहाँ पर टाइम टू टाइम जो है अवेयरनेस क्रिएट कराई जाती है। WHO has launched the high burden to high impact initiative in 11 most affected malarial countries to end malaria। WHO ने मलेरिया को समाप्त करने के लिए 11 सर्वाधिक प्रभावित मलेरिया देशों में हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट पहल शुरू की है। और इंडिया में इट हैज़ बीन लॉन्च इन स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ एंड मध्य प्रदेश। तो भारत में जो बहुत ही ज़्यादा अफेक्टेड मलेरियल स्टेट्स हैं उसमें वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश शामिल है। भारत में वर्ल्ड मलेरिया डे जो भारत में विश्व में जो वर्ल्ड मलेरिया डे है ये 25 अप्रैल को मनाया जाता है और इस वर्ष इसकी थीम थी जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी। मलेरिया की हम बात करें तो ये मच्छर के काटने से फैलता है। ये एक प्रोटोजोअन डिजीज़ है और ये इन्फेक्टेड मॉस्किटो के काटने से होता है। जो भी इन्फेक्टेड मॉस्किटो है जिसमें प्लाज्मोडियम पैरासाइट है सो उसके काटने से ये फैलता है। तो इसमें जो कैरियर है वो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो है और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जिसका इस्तेमाल कोविड-19 के रोकथाम के लिए किया गया था, बहुत ज़्यादा चर्चा में था हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, ये एक एंटी मलेरियल ड्रग है। सो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट अबाउट वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020 हैज़ बीन रिलीज बाय WHO। विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2020 विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी की गई है।
India is the only high endemic country which has shown a decline of 17.6% in 2019 compared to 2018. भारत एकमात्र उच्च स्थानिक देश है जिसने 2018 की तुलना में 2019 में 17.6 की गिरावट देखी है. सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन सी स्टेटमेंट इसमें गलत है? सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं. नेक्स्ट इज एमडीएच के जो ओनर हैं महाशय धर्मपाल गुलाटी, इनका हाल ही में निधन हो गया है. सो एमडीएच के ओनर इन सबको सब इनको जानते ही हैं, काफ़ी फेमस हैं, काफ़ी एड्स में आते हैं एमडीएच के. इनको स्पाइस किंग के नाम से जाना जाता है. इनका जन्म 27 मार्च 1923 में हुआ था सियालकोट में, जो कि अब पाकिस्तान में है. इसके पार्टीशन के बाद इनकी फैमिली इंडिया में मूव की और यहाँ पर उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया. 2017 में इनको हाईएस्ट पेड कंज्यूमर प्रोडक्ट सीईओ से नवाजा गया और 2019 में इनको कंट्री का जो थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था. सो क्वेश्चन है आपके लिए, रिसेंटली महाशय धर्मपाल गुलाटी पास्ड अवे, ही वॉज द ओनर ऑफ डैश. हाल ही में महाशय धर्मपाल गुलाटी का निधन हो गया. वे डैश के मालिक थे एमडीएच मसाला, हीरो, एवरेस्ट मसाला एंड पतंजलि. सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज एमडीएच मसाला. नेक्स्ट इज द हाई लेवल इंटरमिनिस्ट्रियल एपेक्स कमिटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट फॉर्म्ड. तो पेरिस समझौते के क्रियान्वयन के लिए एक उच्च स्तरीय अंतर मंत्रालय सर्वोच्च समिति का गठन किया गया है. इसके अध्यक्ष जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के सेक्रेटरी होंगे और इसका पर्पस रहेगा कि जो क्लाइमेट चेंज पे जो कोऑर्डिनेटेड रिस्पॉन्स है उसको इंश्योर किया जाए. इसके साथ साथ ये भी चेक किया जाए कि इंडिया जो है वो ट्रैक पे रहे, पेरिस एग्रीमेंट के जो भी इंडिया को मीट करने हैं ऑब्लिगेशंस, वो ट्रैक पे रहे, उनको भी ये इंश्योर करे. इट्स मेंबर विल बी सीनियर ऑफिशियल्स फ्रॉम 14 मिनिस्ट्रीज. तो 14 मंत्रालयों से जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो इसके मेंबर होंगे और ये एक नेशनल अथॉरिटी होगी जो रेगुलेट करेगी कार्बन मार्केट को भारत में अंडर आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट. तो पेरिस समझौते का जो आर्टिकल 6 है वो कार्बन मार्केट से रिलेटेड है और ये उसके रेगुलेट करने के लिए भारत में एक नेशनल अथॉरिटी की तरह कार्य करेगा. इट विल फॉर्म गाइडलाइंस फॉर थिंकिंग अबाउट प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज अंडर आर्टिकल 6 एंड इशू गाइडलाइंस ऑन कार्बन प्राइसिंग एंड मार्केट मैकेनिज्म. अनुच्छेद 6 के तहत ये परियोजना और गतिविधियों के बारे में सोचने और कार्बन मूल्य निर्धारण और बाजार तंत्र पर दिशा निर्देश जारी करेगा. पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट ये जो इनिशिएटिव है यूएनएफसीसी का, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज का 2016 का, और इसमें 188 कंट्रीज शामिल हैं. ये ऑब्जेक्टिव है पेरिस एग्रीमेंट का कि भाई जो ग्लोबल एवरेज टेम्परेचर है इसको 2 डिग्री सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल से जो है कम ही रखा जाए. इसमें टारगेट है कि मिनिमम 1.5 और मैक्सिमम 2 डिग्री, बस इससे ऊपर नहीं जाने देना है. क्वेश्चन है, रिसेंटली फॉर्म्ड एपेक्स कमिटी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट विल बी अ नेशनल अथॉरिटी टू रेगुलेट कार्बन मार्केट्स इन इंडिया अंडर विच आर्टिकल ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट. पेरिस समझौते के क्रियान्वयन के लिए हाल ही में गठित सर्वोच्च समिति पेरिस समझौते के किस अनुच्छेद के तहत भारत में कार्बन बाजारों को विनियमित करने के लिए एक राष्ट्रीय प्राधिकरण होगा? 3, 6, 7 और 10. सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कि 6. सो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जो डेली करंट अफेयर्स हैं एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चन सभी देख लिए हैं. आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा. वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच.